वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बच्चों रैखिक समीकरण एवं द्विघात समीकरण, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद आ रहा होगा कि क्लास 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है और साथ ही साथ क्लास 10th में भी आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा होगा, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अभी आप क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं। लेकिन बच्चों, हम यहाँ पर कुछ नई ट्रिक, कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आप लोगों को, जो शायद आप भूल गए होंगे। उसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। और दूसरा टॉपिक जो हमारा बच्चों द्विघात समीकरण है, उसको भी आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, तो काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पर याद होंगी। लेकिन उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी इस वीडियो में हम केवल और केवल डिस्कस करेंगे रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, उनको हल करने वाली विधियों के बारे में, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनके जो हल होते हैं, उनके नेचर के बारे में, उनका जो आलेख मीन्स उनका जो ग्राफ खींचा जाता है वो किस तरीके का हो सकता है, कब रेखाएं समांतर होती हैं, कब प्रच्छेदी होती हैं, जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में रिकॉल करने वाले हैं और हम आपको सिखाने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों रैखिक समीकरण होता क्या है। देखो बच्चों, अभी हाल में ही मैंने आप लोगों को बहुपद सिखाया और उसमें मैंने आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इन सब के बारे में सिखाया। देखो बच्चों, जब हम समीकरण की बात करते हैं, समीकरण मीन्स इक्वेशन होता क्या है, तो सिंपल सी डेफिनेशन बताई जाती है कि चर एवं अचर राशियों का जो द्विपक्षीय संयोजन होता है ना, उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। लेकिन अभी आप बहुपद पढ़ चुके हो, तो उसके बेसिस पे अगर हम समीकरण को डिफाइन करना चाहें तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है बच्चों कि जब किसी भी बहुपद को आप शून्य के बराबर कर दोगे तो जो आपको प्राप्त होगा बच्चों उसी को समीकरण कहा जाता है। अगर आप रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर करोगे तो रैखिक समीकरण बनेगा। अगर आप द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर करोगे बच्चों तो क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। त्रिघात बहुपद को शून्य के बराबर करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, त्रिघात समीकरण वहां पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात केवल और केवल एक ही लगी हो बच्चों, वह रैखिक समीकरण कहलाता है। अभी मेनली हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बच्चों, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम रैखिक समीकरण ना, जिसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। समझते चलना आराम से, रैखिक समीकरण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला कि रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात बच्चों सदैव कितनी हो, एक हो, उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे 2x + 5 = 10 लिख दिया हमने, यह एक रैखिक समीकरण है। या बच्चों ax + b = 0 हमने लिख दिया, यह एक क्या है, रैखिक समीकरण है। अब देखो, रैखिक समीकरण के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। जब कभी भी आप किसी रैखिक समीकरण का आलेख खींचेंगे तो आपको उसका आलेख मीन्स उसका ग्राफ कैसा मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, रैखिक समीकरण का जो आलेख, जो ग्राफ होता है, वो सदैव हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझते चलना, स्ट्रेट लाइन माने सरल रेखा सदैव आपको प्राप्त होगी। ठीक है, हमेशा कैसी रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा। एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चों रैखिक समीकरण का आलेख जो है, उसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा, वो सरल रेखा होगा। देखो, उसी से इसका नाम भी पड़ा है बच्चों, रैखिक समीकरण। रैखिक माने रेखा होती है, और कैसी रेखा, सरल रेखा को इसको हमेशा रिप्रेजेंट कराया जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक चर वाली रैखिक समीकरण जो होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आपको भली भांति आता है और ये बहुत ही आसान होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो बच्चों ये क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया x + y = 5, माने ऐसा इक्वेशन
ऐसा लीनियर इक्वेशन, लीनियर कब होगा बच्चों, जब उसमें वेरिएबल की पावर 1 लगी हुई होगी ना, तो ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, 2 चर राशियां मौजूद हो, इस प्रकार के समीकरण को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, वो भी 2 चरों वाला। तो ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, अब बच्चों इस पर बेसिस आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो हर एक टॉपिक पे मैं वह टॉपिक क्लियर करते चल रहा हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे इसमें से जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, पूछता है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे बच्चों। ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि आपको सिखाया गया जैसे y इक्वल टू हम यहाँ 5 - x लिख देंगे। देखो बच्चों, किसी भी समीकरण के हल का मतलब क्या होता है, उस समीकरण में उपस्थित जो चर राशि होती है उसका वह मान जो उस समीकरण के रूप में जो रिलेशन वहां पर दिया गया है उसको हमेशा सेटिस्फाई करे, उसको संतुष्ट करे, वही उसका क्या कहलाता है, हल कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यू जब आप पुट करोगे तो y की आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। x के अलग अलग मानों की y के लिए अलग अलग मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो x के अनंत मान हम रख सकते हैं और y के अनंत मान हमें प्राप्त होंगे। इसलिए बच्चों 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर जो भी यहां पर हम स्टार बना करके या हैश बना करके लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके बेसिस पे बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला है बच्चों हमारा टॉपिक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 2 चरों वाले क्या बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म, जो आप लोगों ने क्लास 10th में अभी पढ़ा है। इसका नाम है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसको बोला जाता है। देखो तो बच्चों इसका क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से, जहां पर आपको रैखिक समीकरण तो मिले लेकिन उसका एक जोड़ा मिले। जैसे हमने लिख दिया बच्चों x + y = 5 एंड x - y = 1, तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या है, यह एक रैखिक समीकरण है और यह भी एक रैखिक समीकरण है। तो ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण का युग्म अर्थात जोड़ा मिल गया। तो इसको दोनों को साथ साथ मिला करके जब पढ़ेंगे बच्चों तो हम इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आइए इसका हम लोग जनरल फॉर्म डिस्कस करते हैं बच्चों। रैखिक समीकरण का युग्म का जो जनरल अर्थात व्यापक रूप होता है वो हमेशा इस रूप में लिया जाता है बच्चों, ax + by + c = 0। लेकिन 2 समीकरण इसको दिखाएंगे a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा दिखा देंगे a2x + b2y + c2 = बच्चों होता है 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अर्थात 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों की रैखिक समीकरण का युग्म का जो हल होता है वो हल का क्या मतलब होता है और उसके हल को हम ज्ञात कैसे करते हैं। देखो बच्चों, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की अलग अलग कंडीशन होती हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि जब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक ही ग्राफ पेपर पर 2 रेखाएं प्राप्त होती हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि चाहे बेटा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो या 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो, इसका जब भी आप आलेख बनाओगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। तो यहां पर तो हमारे पास एक पेयर होगा, रैखिक समीकरण का एक जोड़ा होगा। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी और इसका जब ग्राफ खींचेंगे तब भी हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हैं उनका ग्राफ हमेशा आपको 2 स्ट्रेट लाइन अर्थात 2 सरल रेखा, 2 सीधी रेखा मिलेगी। अब बात करते हैं बच्चों, सपोज कर लीजिए कि आपको 2 सरल रेखा एक कार्टेशियन प्लेन पर मिलती है। तो वहां पर क्या होता है कि वो 2 सरल रेखाओं की 3 कंडीशन बनती है। नंबर पहली हो सकता है दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के क्या करें बच्चों, प्रतिच्छेद करें। क्या करें, प्रतिच्छेद करें। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों, हो सकता है दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो,
समांतर का मतलब बच्चों पैरेलल हो। अगली कंडीशन होती है कि हो सकता है रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही जाएं, जिसको हम लोग समपाती कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो आलेख होता है वो एक ही ग्राफ पेपर पर खींची गई दो रेखाएं होती हैं, और उन दो रेखाओं के बीच में ये तीन तरह की कंडीशन बन सकती है। हो सकता है कि दोनों रेखाएं बच्चों प्रच्छेद करें, हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हों। तो सुनो बेटा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमारे पास मुख्यतः दो विधियां होती हैं। पहली विधि जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ विधि। क्या बोलेंगे? ग्राफ विधि, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों ग्राफिकल मेथड। क्या बोलेंगे? ग्राफिकल मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। ऊबीए का मत ध्यान से सुनते चलिएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा सॉल्यूशन का जो मेथड है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि क्या होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपके एग्जाम में ग्राफ बना करके दे देगा और कहेगा इस रैखिक समीकरण युग्म के हल कौन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे मान लो हमें इसी समीकरण को हल करना है। किसको? x + y = 5 और x - y = 1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, हमें इक्वेशन सेकंड ये हमें दिया है। ठीक है बच्चों, हमें करना क्या है, इस समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। बट किस मेथड से सॉल्व करना है बच्चों? ग्राफ विधि से, ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो देखो हम करते क्या हैं, ये जो हमारी पहली वाली रेखा दी गई है, अर्थात पहला समीकरण दिया है, इसके लिए टेबल बनाते, जैसे आप लोग बनाते थे क्लास 9 में, y = 5 - x। यहाँ पर टेबल ओबल बना करके इसके लिए आराम से ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। ऐसे लिए बच्चों इसके लिए भी हमें एक ग्राफ खींचते हैं, इसके लिए भी एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर जाकर के प्रच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पर मान लो h, k पर प्रच्छेद करती हैं, तो x = h हो जाता है बच्चों और y = k हो जाता है। बातें समझ में आई? ये सिंपल सा मेथड होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफ वाली विधि। क्या करते हैं, दी गई दोनों की दोनों रेखाओं अर्थात दोनों के दोनों समीकरणों के लिए एक ही ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं बच्चों, वही बिंदु रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। बातें समझ में आ गई? अब आप सोचोगे सर आपने बताया कि रेखाएं हमेशा प्रच्छेद नहीं करती हैं, तो जब प्रच्छेद नहीं करेंगी तो क्या होगा बच्चों? जब प्रच्छेद करेंगे तो इसके एक सॉल्यूशन होंगे, और प्रच्छेद नहीं करेगी तो ये समांतर होंगी, और प्रच्छेद कई बिंदुओं पर करेंगे तो मतलब वो संपाती होंगी। तो अलग अलग कंडीशन में इसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आपको हम बता दें बच्चों की बीजगणितीय विधियां क्या होती हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की जो बीजगणितीय विधियां होती हैं, उसमें आप तीन विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर पहली विधि जो है बच्चों, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें होता क्या है बच्चों, आपको जो दो समीकरण दिया गया होता है उसमें से किसी एक समीकरण को लेकर के x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल करके उसको समीकरण 3 मान के अगले समीकरण में रख करके हल करते हो तो आपको x या y का मान मिल जाता है। वह मान ला करके समीकरण 3 में रखते हो तो आपको दूसरा मान भी प्राप्त हो जाता है। तो ऑलरेडी आपको ये पता है। अगली विधि का नाम है बच्चों विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये भी आपको अच्छे से याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार क्लास 10th की बुक के आप रिकॉल लेकर लेंगे, ठीक है। अगली विधि आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों वज्रगुणन विधि, जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और वो भी आपको आता होगा। देखो यहाँ पर जब आप क्लास 10th में थे तो आपको सिखाया गया था कि बच्चों आपको तीनों विधियों के बारे में पता होना चाहिए। तीनों माने विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है और वज्रगुणन विधि क्या है। तीनों तरीके से आपको समीकरण को हल करना आना चाहिए, ऐसा आपको क्लास 10th में बताया जाता था। लेकिन अभी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन के लिए हम आपसे बोलेंगे कि आपको कोई भी एक विधि आती हो,
नो डाउट आपका काम चल जाएगा। वैसे आपके एग्जाम में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए नहीं आता है, उसके नेचर के बारे में पूछा जाता है और जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाते चल रहा हूँ सारे कंसेप्ट के बारे में सीखा जाता है। तो बच्चों अभी आप वीडियो को पास करके इन सभी के सभी कंसेप्ट को, जो छोटी छोटी चीजें हम आपको बताए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन हम डिस्कस करें कि अगर हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो उसको बिना उसका ग्राफ ड्रा किए हम कैसे जानेंगे इसके किस प्रकार के हल होंगे। इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या कैसी होंगी। तो बच्चों उसको हम डिस्कस करने से पहले इसको नोट कर लें। तो सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जिसके बारे में हमने आपसे कहा कि हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर बच्चों दिए गए हैं तो कैसे जानेंगे, इनके सॉल्यूशन किस तरह के होंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूं, आइए समझिएगा। देखो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और बच्चों होता है a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समझते हैं कैसे पता करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये जो कोफिशिएंट है एक्स वाई और कांस्टेंट वाले इनको कंपेयर करते हैं। मीन्स हम a1 अपान a2 निकालते हैं, b1 अपान b2 निकालते हैं और बच्चों c1 अपान c2 निकालते हैं। अब इनको हम लोग कंपेयर करते हैं, मतलब इनकी तुलना करते हैं। ये कंडीशन को समझिए। नंबर पहली कंडीशन होती है बच्चों कि अगर a1 अपान a2 की वैल्यू इक्वल ना हुई सर b1 अपान b2 के, तो उस केस में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। कैसे हल होंगे बच्चों? अद्वितीय हल मतलब उसका केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अद्वितीय हल होगा बच्चों तो रेखाएं जो होंगी वो हमेशा कैसी होंगी? समान क्या होंगी बच्चों? जब अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी ना, क्योंकि जब वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तभी तो उसके एक सलूशन आपको प्राप्त होंगे। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि मान लो आपने निकाला a1 अपान a2 और वो इक्वल हो गया b1 अपान b2 के, लेकिन बच्चों वो इक्वल नहीं हुआ किसके? c1 अपान c2 के। तो उस केस में रेखा जो आपको मिलेगी, जो रैखिक समीकरण युग्म मिलेगा बच्चों, उसका कोई हल नहीं होगा। ध्यान देना, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो बच्चों रेखाएं जो होंगी वो कैसी होंगी? समांतर, क्योंकि जब समांतर होंगी अर्थात एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं तो उसके कोई हल हमें प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन है बच्चों कि a1 अपान a2 जो है वो इक्वल हो b1 अपान b2 के और साथ ही साथ बच्चों इक्वल है किसके? c1 अपान c2 के। तो इस केस में दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे और यहाँ पर रेखाएं जो होंगी बच्चों वो संपाती होंगी अर्थात कोइंसिडेंट। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलेंगे पैरेलल, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है। ये तीन कंडीशन हमें प्राप्त होती हैं। बातें समझ में आई? आइए एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो बच्चों लिखा है 2x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 5 और फिर लिखा है बच्चों 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। आपसे पूछा गया है जो रैखिक समीकरण युग्म आपके सामने दिया हुआ है इसके किस तरह के हल होंगे आप बताइए। तो आप निकालोगे बच्चों a1 अपान a2 जिसका मतलब 2/4 होगा। मीन्स a1 अपान a2 की वैल्यू बच्चों आपको 1/2 मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या निकालोगे? b1 अपान b2 बच्चों। जब b1 अपान b2 निकालोगे उस केस में आपको 3/7 मिलेगा। आप यहाँ पे कह सकते हो हियर a1 अपान a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। आप देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पर a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 की इक्वल आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अर्थात हम यहाँ सिंपली लिख देंगे अर्थात रेखाएं कैसी होंगी बच्चों? प्रतिच्छेदी होंगी। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो इसके हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे। बातें समझ में आ रही हैं? तो इस तरीके से बच्चों आपको कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया गया होगा, बहुत ही आसानी से आप उस रैखिक समीकरण युग्म के जो गुणांक होंगे x के और y के और साथ ही साथ जो अचर पद होगा उसकी तुलना करके आप ये जान सकते हैं कि दिए गए समीकरण के कैसे हल होंगे। मेजॉरिटी में क्वेश्चन वाला क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन जैसे लिखा बच्चों 2x, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा बच्चों 2x
प्लस 4y, ठीक है, और यहाँ पे लिखा बच्चों 4x प्लस ky, और यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दिया गया है। का आपसे बोला कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर a1/a2 निकालोगे, देखो 2/4 करोगे। दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 की वैल्यू बच्चों आप लोगों को यहाँ से 1/2 मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप b1/b2 निकालोगे स्टूडेंट्स, तो b1/b2 जो होगा वो 4/k हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ कि कोई हल नहीं होगा अर्थात रेखाएं समांतर होंगी, उस कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। तो आप यहाँ कह सकते हैं अर्थात इसका मतलब ये है कि a1/a2 जो है बच्चों किसके इक्वल होना चाहिए, b1/b2 के इक्वल होना चाहिए। चलो भाई a1/a2 की वैल्यू आपको कितनी मिली है 1/2, और बच्चों b1/b2 की वैल्यू आपको कितनी मिली है, ध्यान दे लीजिए 4/k मिली है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे k इक्वल टू बच्चों यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर काफ़ी लंबा आप क्वेश्चन बताते हैं, ट्रिक बताया करिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सब ट्रिक ही सीख रहे हैं। इतनी लंबी प्रोसेस आपको जो दिख रही है ना, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको। इसमें तो आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा क्योंकि इसके कोई हल नहीं, इसलिए a1/a2 माने 2/4 मतलब 1/2 बराबर b1/b2 बराबर b माने 4 और b2/k होगा। तो सॉल्व करोगे तो k इक्वल टू 8 हो जाएगा। इतनी लंबी प्रोसेस करने की कहाँ जरूरत है, एक भी लाइन में आपका आंसर आ सकता है। लेकिन हमें आपको पहले कंसेप्ट सिखाना है। जब कंसेप्ट को आप लोग सीख जाएंगे बच्चों, तो उसके बेसिस पे आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ आपको मैंने रैखिक समीकरण युग्म के बारे में कंप्लीट नॉलेज दे दिया है और आप लोगों ने इसको खूब अच्छे से समझ भी लिया होगा, आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। बच्चों, आप लोग वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखा करिए और ध्यान दीजिए जब वीडियो प्रीमियर हो रहा हो, इन दैट केस आपको वहाँ पर ज़्यादा चैटिंग नहीं करनी है, आपको डी फार्मूला रिमेंबर रखना है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। वहाँ पर केवल आपको प्रेजेंट लिखना है। हाँ, आपके कोई डाउट्स हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर आप वीडियो के कमेंट्स में जाकर के वहाँ पर बोलेंगे। जब वीडियो प्रीमियर हो रहा है तो वहाँ पर लाइव चैट का जो ऑप्शन आता है वहां पर केवल प्रेजेंट करना है। वहां पर मैं हमेशा देखता रहता हूं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, तो हम फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ना आपका ना अपना, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि जितना मैं 20 से 25 मिनट में पढ़ा देता हूं, उसी को अगर हमें बात कर करके पढ़ाना हो, क्लास में पढ़ाना हो, तो बच्चों 1 घंटे लग जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान समझिए। तो इसलिए कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।